ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। मेरा नाम जॉन है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मैंने कई सारे केसेस को सॉल्व किया है और कई लोगों की मदद भी की है, लेकिन इसी बीच मैंने कई सारी अजीब घटनाओं का भी सामना किया है और आज मैं उन्हीं में से सबसे अजीब घटना के बारे में आपको बताने वाला हूँ। असल में बात है तकरीबन 10 साल पहले, जब मैं अपने पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था तभी मुझे एक फ़ोन आया और मुझे पता चला कि मेरे इलाके में एक जंगल है जहाँ कुछ लोग कैंपिंग के लिए गए थे। वो पूरी फैमिली थी, 2 बच्चे थे और हस्बैंड वाइफ थे, यानी कि टोटल 4 लोग। वो चारों गायब हो गए थे और जब मैंने ये बात सुनी तब मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि वो जंगल इतना ज़्यादा घना नहीं था कि कोई वहाँ पर खो जाए। वो जंगल ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, इसलिए ये बात मुझे कुछ हज़म नहीं हुई। लेकिन मुझे कार्रवाई तो करनी ही थी। मैं ढूंढने के लिए अपनी गाड़ी लेकर उस जंगल के पास पहुंचा और मैंने तहकीकात करना शुरू किया। जब मैं उस जंगल में पहुंचा तब मैंने देखा कि एक कार खड़ी थी। उस कार के मैंने चारों तरफ देखा तो कार पूरी लवारिस पड़ी हुई थी। कार के अंदर कोई ख़ास सामान भी नहीं था और मुझे पता चल गया कि ये कार शायद उसी फैमिली की है जो कि गायब हुई है। इसलिए मैंने उसी कार के आसपास ढूंढना शुरू किया, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। तभी मुझे ज़मीन पर एक घड़ी गिरी हुई नज़र आई और उस घड़ी को मैंने उठाया। तब मैं समझ गया कि शायद हो ना हो ये घड़ी वो जो फैमिली गायब हुई है उसी के किसी फैमिली मेम्बर की है। वो एक मैन वॉच थी। इसका मतलब वो जो फैमिली गायब हुई थी उसमें जो आदमी था उसी की ये वॉच होगी। इसलिए मैंने उस वॉच को रख लिया और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा। ढूंढते ढूंढते मुझे शाम हो गई, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा सुराग नहीं मिले। मुझे सिर्फ वही एक घड़ी मिली थी और कुछ भी नहीं। मैं अपना सर खुजा रहा था कि एक छोटे से जंगल में पूरी फैमिली कैसे गायब हो सकती है। मैं वहाँ से जा ही रहा था तभी मेरा पैर किसी चीज़ में फंस गया और मैं ज़मीन पर गिर गया। और जैसे ही मैं ज़मीन पर गिरा तो मेरा जो कान था वो ज़मीन पर लग गया और मैंने कुछ आवाज़ सुनी। मैंने वो आवाज़ सुनी ध्यान से तो किसी बच्चे की रोने की आवाज़ थी। और जब मैंने वो आवाज़ सुनी तो मेरा दिल दहल गया कि आखिर ज़मीन के अंदर से आवाज़ कैसे आ रही है, वो भी बच्चों के रोने की। और फिर मैंने ज़्यादा ध्यान से सुना तो मुझे पता चला कि अंदर कोई है, बल्कि एक नहीं बल्कि कई सारे लोग हैं। और जब मुझे बात पता चली तब मुझे समझ आ गया कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो बहुत गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। मैंने एक टीम को बुलाया और वहीं पर खुदाई करवाई। खुदाई करवाते करवाते मैंने देखा कि वहाँ एक सीक्रेट सुरंग टाइप का कुछ जा रहा था। वो नीचे रास्ता जा रहा था एकदम। मैंने मज़दूरों को बोला, तुम सब यहीं रहो, मैं आता हूँ। मेरे पास गन थी और मैं गन को लेकर नीचे उतरने लगा। अंदर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए मैंने अपने फ़ोन को निकाला और उसका टॉर्च ऑन करके अपने मुंह में रख लिया ताकि मेरे दोनों हाथ फ्री हो जाए। और मैं धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगा। और जैसे ही मैं नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि नीचे एक बहुत बड़ी जगह थी। वो पूरी एक गुफा टाइप की जगह थी। और फिर मैंने उस जगह को ठीक से देखा तो वहाँ मुझे कोने में एक लकड़ी का पिंजरा दिखा जिसके अंदर 2 बच्चे थे। और उन बच्चों को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ गया। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया, इसलिए मैं चुपचाप से उस पिंजरे के पास गया और उन बच्चों को आज़ाद करवा के मैंने बोला, कोई आवाज़ मत करना, मैंने पिंजरा खोल दिया है, चुपचाप मेरे पीछे चलो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या है। और फिर उन बच्चों ने रोते हुए ना में सर हिलाया और उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता। और जब मैंने बात सुनी तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गया और फिर मैंने उन बच्चों से कहा, चलो मेरे पीछे। और फिर मैं उनको लेकर ऊपर आ गया और मैंने उन मज़दूरों से कहा, तुम इनका ख्याल रखो, अंदर अभी 2 लोग और हैं, मैं उनको लेकर आता हूँ। और ये कहकर मैं वापस उस सुरंग में उतर गया और मैं उस गुफा में वापस से आ गया। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि वो 2 पेरेंट्स, उन बच्चों के पेरेंट्स कहाँ हैं, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे थे। मैं देखकर हैरान था कि ज़मीन के अंदर इतनी बड़ी जगह बनाना
एकदम इम्पॉसिबल सा लग रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में कोई ज़मीन के नीचे कोई इतनी बड़ी जगह बना सकता है। काफ़ी देर वहाँ भटकने के बाद मुझे उन बच्चों के पेरेंट्स भी मिल गए। वो भी एक पिंजरे में कैद थे। मैंने उस पिंजरे को भी जैसे तैसे खोला और मैंने उन दोनों से कहा, घबराइए मत, मैं एक ऑफिसर हूँ, मैं आप सभी को बचाने के लिए आया हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। आपको यहाँ बंद किसने किया? खैर छोड़िए, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, पहले यहाँ से निकलिए। और ये कहकर मैं उन दोनों को लेकर वापस आया। वो जैसे ही बाहर निकले उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और फिर मुझे बताया कि मैं और मेरी फैमिली यहाँ कैंपिंग के लिए आए थे और रात के वक्त जब हम अपने टेंट में सो रहे थे तब हमें एक अजीब सी आवाज़ आने लगी और हमें किसी ने ज़मीन के अंदर खींच लिया। और जब मैंने ये बात सुनी तब मेरा दिमाग चकरा गया और मैंने उनसे कहा, क्या किसी ने आपको ज़मीन के अंदर खींच लिया? और फिर उन दोनों ने कहा, जी ऐसा ही हुआ था, हम रात को टेंट में सो रहे थे, तभी अचानक से ज़मीन हिलने लगी और किसी ने हमको अंदर खींच लिया। फिर हम बेहोश हो गए और जब हमारी आंखें खुली तो हमने देखा कि हम पिंजरे में बंद हैं। और जब मैंने ये बात सुनी तब मैं अपना सर खुजाने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि वो अंडरग्राउंड जगह इतनी बड़ी जो बना सकता है वो शायद किसी इंसान को ज़मीन के अंदर भी खींच ही सकता होगा। मैं उन दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां पर उनके बच्चे भी थे। जैसे ही उन्होंने अपने बच्चों को देखा तो गले से लगा लिया और मेरे को थोड़ी राहत मिली। और फिर मैंने उनसे पूछा, तो आप बताइए कि आपको किसने वहाँ अंदर खींचा था? कोई होलिया वगैरह कुछ याद है? उसको देखा था आपने? और फिर उस फैमिली के आदमी ने कहा, हाँ मैंने देखा था। वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा गंदा और घिनौना था, काफ़ी अजीब था। उसके बड़े बड़े दांत थे और काफ़ी ज़्यादा डरावना सा था। तभी मेरा कांस्टेबल वहाँ से कुछ फाइल्स लेकर जा रहा था और उस फाइल में से एक तस्वीर गिर गई, जिस तस्वीर को देखकर वो सारी फैमिली डर गई और उन्होंने कहा, सर जी यही है सर जी, यही है, इसी ने हमें ज़मीन में खींचा था सर यही है। और फिर मैंने उस तस्वीर को देखा तो मैंने कहा, ये तो कोई मामूली बच्चा लग रहा है। और मैंने उस फ़ोटो को देखा तो कोई मामूली बच्चे की फ़ोटो थी जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल होगी। और फिर मैंने उस तस्वीर को देखते हुए कहा, तो आपके कहने का मतलब है इसने आपको ज़मीन में खींचा? माफ़ करिएगा लेकिन मुझे कुछ हज़म नहीं हो रहा। और फिर उस आदमी ने कहा, अरे सर जी यही था जिसने हमें ज़मीन में खींचा था और इसके अंदर ये इंसानों की तरह दिख रहा है लेकिन हकीकत में ये काफ़ी ज़्यादा गंदा और घिनौना दिखता है। और फिर मैंने अपने कांस्टेबल से कहा, अरे भाई ये किसकी तस्वीर है? और फिर उस कांस्टेबल ने उस तस्वीर को देखा और कुछ फाइल चेक करने के बाद बोला, सर इसका नाम जेरेमी है, तकरीबन 20 साल पहले ये गुमशुदा हो गया था, उसके बाद से इसका कोई सुराग नहीं मिला है। और फिर उसने फाइल्स को और चेक किया और उसने कहा कि सर ये काफ़ी खतरनाक साइको माइंड का बच्चा था, इसने अपनी ही फैमिली को मारकर उन्हें खा लिया था। और जब पड़ोसियों को इस पर शक हुआ तब पुलिस को बताया गया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ये कहीं गायब हो गया। उसके बाद ये कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर मैंने कहा, अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये एक साइको था, हाँ, और साथ में एक नरभक्षी भी। तभी मेरे कांस्टेबल ने कहा, सर अब तक तो ये मर गया होगा, कहाँ भटकता होगा। हमारी पुलिस ने काफ़ी सालों तक इसे ढूंढा था लेकिन कहीं मिला नहीं। अगर वो जिंदा होता तो ज़रूर मिल जाता, मेरे ख्याल से तो वो मर गया होगा। और फिर मैंने उस कांस्टेबल से कहा, हाँ भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये मरा नहीं है। और मैंने फिर उस फैमिली के आदमी से पूछा, आपको पक्का यकीन है कि इसी ने आपको ज़मीन के अंदर खींचा था? और फिर सारी फैमिली हाँ में सर हिलाने लगी और मैंने कहा, ठीक है। और फिर मैंने अपने कांस्टेबल से कहा, ज़रा इनको हॉस्पिटल ले जाओ, इनका जो चेकअप वगैरह है करा लो, मुझे लगता है कि इन्हें थोड़े आराम की ज़रूरत है और साथ में कुछ दवाइयों की भी।
मेरा कांस्टेबल उस फैमिली को हॉस्पिटल के लिए वहाँ से लेकर चला गया और मैं सोचने लगा कि क्या ये फैमिली जो कह रही है वो सच है। तभी मुझे याद आया उस सुरंग के बारे में और फिर मैंने सोचा कि वहाँ जांच पड़ताल करना ही सही है। वो इतनी बड़ी जगह है, जिसने भी बनाई है काफ़ी खतरनाक दिमाग का है वो। मैं रात के वक्त कुछ ऑफिसर्स के साथ उस जंगल में गया और उसी जगह पर गया जहाँ पर हमने गड्ढा खुदवाया था। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ कोई भी गड्ढा नहीं था, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। वो ज़मीन ऐसी समतल सी थी जैसे कभी उसमें गड्ढा खोदा ही ना गया हो। हमने फिर से वहाँ पर खुदाई करवाई और काफ़ी अंदर खुदवाने के बाद भी हमें कोई भी सुरंग नहीं मिली और ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। मेरे साथ के ऑफिसर्स ने कहा, सर आपको पक्का यकीन है कि आपने कोई सुरंग देखी थी या आपको कोई वहम हुआ था? और फिर मैंने उस ऑफिसर से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं उस पूरी फैमिली को उस सुरंग से निकाल कर लेकर आया हूँ और तुम कह रहे हो मुझे वहम हुआ होगा। काफ़ी गहराई तक खोदने के बाद भी हमें सुरंग का कोई नामो निशान नहीं मिला। और फिर मैंने पुलिस ऑफिसर से कहा, मूड खराब हो गया, चलो अब चलते हैं यहाँ से, कल सुबह आएंगे, देखते हैं क्या करना है। तभी एक पुलिस ऑफिसर के पैर को किसी ने पकड़ लिया और उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, सर सर मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया है, सर सर मेरा पैर पैर पैर। और फिर मैंने देखा तो कोई ज़मीन के अंदर से हाथ निकला हुआ था और उस हाथ ने उस पुलिस ऑफिसर के पैर को पकड़ा हुआ था और उसे ज़मीन के अंदर खींच रहा था। मैंने अपनी बंदूक निकाली और उस हाथ के ऊपर 3-4 बार फायर किया और वो हाथ वापस ज़मीन में घुस गया। और फिर मैंने कहा, ये क्या था? मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। सारे ऑफिसर्स का दिमाग हिल गया था ये सब देखकर। मैंने कहा, यहीं खुदाई करो, पक्का यहीं कुछ ना कुछ मिलेगा। और वहाँ पर खुदाई चालू हो गई। थोड़ी ही खुदाई करने के बाद वहाँ वो सुरंग नज़र आने लगी, अंदर का दरवाज़ा हमें दिखने लगा। और मैंने पुलिस ऑफिसर से कहा, देखा यही है, मैं कब से तुम्हें से कह रहा था कि यहाँ है वो सुरंग, चलो अंदर। मैं और वो ऑफिसर अंदर चले गए और जैसे ही उन पुलिस ऑफिसर्स ने अंदर का नज़ारा देखा तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। और मैंने कहा, देखा मैं सच कह रहा था, तुम्हें तो यकीन ही नहीं होता। ये देखो इतनी बड़ी जगह बना रखी है और ये जिसने भी किया है हमें उन्हें पकड़ना है। किसी अकेले इंसान का काम नहीं हो सकता, ये पक्का पूरी कोई गैंग है। तभी एक पुलिस ऑफिसर ने मुझसे कहा, सर ज़रा उधर कोने में देखिए, वहाँ कुछ मुझे नज़र आ रहा है। और सारे ऑफिसर्स ने वहीं देखा तो हमने देखा कि एक अंधेरा सा कोना था जहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था और वो कुछ फुसफुसाए जा रहा था। और जैसे ही हमने उस लड़के को देखा तो हमने उसे कहा, कौन हो तुम? चुपचाप से, अगर तुम्हारे पास कोई हथियार है और तुम हमें नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हो तो ये गलती मत करना, वरना हम तुम्हें गोलियों से भून देंगे। भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप सरेंडर कर दो। लेकिन उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़का जो भी था वो उसी अंधेरे कोने में बैठा रहा और हम धीरे धीरे उसके पास बढ़ते गए। जैसे ही हम उसके सबसे ज़्यादा पास पहुँचे तब हमने ध्यान से देखा तो वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावना सा था। उसे देखकर घिन आ रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था। उसके नाखून बड़े बड़े थे, उसके दांत बड़े बड़े थे, वो एकदम जानवर की तरह लग रहा था। उसने तभी हंसते हुए हमारी तरफ देखा और उसकी शक्ल देखते ही हम सब ने उल्टियाँ करनी शुरू कर दी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घिनौना था। और मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे याद आया कि थाने में जो तस्वीर थी वो इसी लड़के की तस्वीर थी और मेरे पास कुछ ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था, इसलिए मैंने उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और मेरे साथ के ऑफिसर्स ने भी यही किया। लेकिन वो जो लड़का था वो एकदम चूहे की तरह था, काफ़ी तेज़ भागता था। वो अचानक से एक जगह पहुंचा और वहाँ खुदाई करने लगा और एक चूहे की तरह उसने कुछ ही सेकंड्स में वहाँ खुदाई कर दी और वहाँ से सुरंग बनाकर न जाने कहाँ चला गया।
हम सारे ऑफिसर्स एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। क्या जो हमने देखा वो सच था या नहीं? हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़का इतना तेज, एकदम चूहे की तरह सुरंग कैसे बना सकता है। वो दिखने में घिनौना था, जैसे पता नहीं कितने सालों से नहाया नहीं हो। तभी एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, सर मुझे लगता है कि हमें इस जगह को तबाह कर देना चाहिए। यहाँ पर विस्फोटक लगाकर इसे पूरा तबाह कर दे, तभी मामला शांत हो पाएगा और वो जो भी है वो भी विस्फोट में ही मारा जाएगा। मेरे को यही तरीका बेस्ट लगा, इसलिए हमने विस्फोटक मंगाए और वहाँ अंदर भर दिए और उसके बाद एक्सप्लोजन कर दिया और फिर हमने चैन की सांस ली। लेकिन वो जो अजीब सा घिनौना सा लड़का था, उसे देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। कहीं वो बचकर निकल गया और उसने किसी और को अपना शिकार बनाया तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। मुझे चिंता में देखकर मेरे ही कांस्टेबल ने कहा, सर एक्सप्लोजन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। अब तो वो पूरी जगह और वो जो भी आपने देखा था वो तो मर गया होगा। मैंने भी यही सोचकर राहत की सांस ली और फिर अगले ही दिन कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। उसी जंगल के पास एक आदमी की लाश मिली और जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला, मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचा और मैंने देखा कि वो लाश सड़ रही थी और उस लाश के ऊपर कुछ लिखा था, जिसे मैंने पढ़ा तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उस पर लिखा हुआ था, मैं नहीं मरा। और मैं समझ गया कि ये वो वही बच्चा है जो कि अंडरग्राउंड गुफा में हम पुलिस ऑफिसर्स को मिला था और उसने एक मासूम की जान ले ली थी। मैं पुलिस स्टेशन में पहुंचा और मैंने अपने कांस्टेबल से कहा, तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे एक तस्वीर के बारे में पूछा था और तुमने कहा था कि उस तस्वीर में जो लड़का है वो 20 साल से गायब है, मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। और कुछ ही घंटे बाद वो कांस्टेबल मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, सर उस लड़के का नाम जेरेमी था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और वो 20 साल पहले गायब हो चुका है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसने अपने माता पिता का मर्डर कर दिया था और उन्हें पकाकर खा गया था। और इसके बारे में हमारे पास कुछ ज़्यादा जानकारियाँ तो नहीं है, लेकिन उसके ग्रैंडपा अभी भी इसी इलाके में रहते हैं। अगर हम वहाँ जाएं तो हमें काफ़ी कुछ पता चल सकता है। और जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उस कांस्टेबल के साथ पहुँच गया उस जेरेमी के दादा के घर। और जैसे ही मैं उस घर के पास पहुँचा तभी मैंने देखा कि उस घर पर ताला लगा है। और फिर हमने सर खुजाते हुए आसपास देखा। हमने सोचा कि किसी पड़ोसी से पूछा जाए। तभी हम आसपास देख ही रहे थे, तभी हमने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसी घर के तरफ आ रहा है और हम समझ गए कि हो ना हो यही जेरेमी का दादा है। इसलिए हमने उनसे पूछा, क्या आप जेरेमी के ग्रैंडफादर हैं? और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, कौन जेरेमी? मैं किसी जेरेमी को नहीं जानता, हटिए यहाँ से। और फिर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप ही तो जेरेमी के ग्रैंडफादर हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। 20 साल पहले वो गायब हो गया था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं है। अभी सुबह एक मर्डर हुआ है और हमें शक है कि वो जेरेमी ने किया है और हम उसके बारे में जानकारियाँ लेना चाहते हैं। आप उसके ग्रैंडफादर हैं, आपको जो भी जितना पता है चुपचाप से बता दीजिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, क्या आपको समझ नहीं आता? बूढ़े लोगों को परेशान करते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैंने आपसे एक बार कह दिया ना कि मुझे नहीं पता जेरेमी के बारे में। 20 साल से वो लापता है और एक तो आप उसके बारे में पता नहीं लगा पाए कि वो कहाँ गया, क्या हुआ उसके साथ, और ऊपर से 20 साल बाद आकर मुझसे ही पूछ रहे हैं। हाँ, शर्म आनी चाहिए आपको। और फिर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, देखिए हमने उसका पता लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन हमें कोई पता नहीं चला, लेकिन ये इतना पक्का है कि वो जिंदा है और आपको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा उसके बारे में। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ करिए, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये कहकर वो बूढ़ा आदमी अपने घर में चला गया और मैंने अपने कांस्टेबल से कहा, ये कुछ ज़्यादा अजीब नहीं है? और फिर मेरे कांस्टेबल ने कहा, हाँ अजीब तो है सर। मैं और मेरा कांस्टेबल वहाँ से जाने लगे,
तभी हमने देखा कि एक घर की खिड़की से एक आदमी हमें देख रहा था और उसने हाथों से इशारा करते हुए हमें अपने पास बुलाया। और फिर मैं और मेरा कांस्टेबल वहाँ गए और उस आदमी ने हमसे कहा, मैंने सुना आप जेरेमी के बारे में पता करने आए हैं। और फिर मैंने हाँ में सर हिलाया और मैंने कहा, जी आपको कुछ पता है उसके बारे में? और फिर उस आदमी ने कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो जेरेमी के ग्रैंडफादर है ना, ये रात में सोते नहीं हैं। इनके घर की लाइट्स हमेशा ऑन रहती है और मैंने एक रात देखा था कि ये अपने बेसमेंट में काफ़ी अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर ये जानकारी आपके कुछ काम आए तो आप देख लीजिए। मुझे लगा मुझे बता देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और फिर मैंने अपने कांस्टेबल से कहा, ज़रा इन बूढ़े दद्दू के बारे में पूरी खोज खबर निकालो, आखिर ये है क्या। अगले ही दिन मेरा कांस्टेबल मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, सर जानकारियाँ मिल गई है उस बूढ़े आदमी के बारे में जो कि जेरेमी का दादा है। और फिर मैंने कहा, अच्छा तो बताओ। और उसके बाद मेरे कांस्टेबल ने बोलना शुरू किया, सर जेरेमी के ग्रैंडफादर एक साइंटिस्ट हैं और वो काफ़ी रिसर्च करते रहते हैं चीज़ों के बारे में। उन्होंने काफ़ी अच्छी खोजें की हैं, लेकिन। और फिर मेरा कांस्टेबल ये बोलते हुए रुक गया और फिर मैंने अपने कांस्टेबल से कहा, क्या हो गया, लेकिन आगे क्या? और फिर मेरे कांस्टेबल ने कहा, सर इन्होंने खोजें तो बहुत अच्छी की हैं, लेकिन इनके ऊपर आरोप है कि ये एक साइको है। लोगों का कहना है कि ये काफ़ी अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये म्यूटेशन करते हैं जीवों के बीच में। यहाँ तक कि इनके पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने जेरेमी के ग्रैंडफादर को अपने ही गार्डन में काफ़ी अजीब अजीब जानवरों को दफनाते हुए देखा है, यानी कि दो जीवों के डीएनए को मिलाकर एक नया जीव बनाते हैं और ऐसे ही कई सारे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करते हैं। और फिर मैंने अपने कांस्टेबल से कहा, ज़रा रात के लिए तैयार रहना, हम भी तो देखें ये बूढ़े दद्दू रात भर करते क्या हैं। रात के तकरीबन 12 बजे मैं और मेरा कांस्टेबल उस बूढ़े आदमी के घर के बाहर पहुंचे और हमने देखा कि उसकी लाइट अभी भी चालू थी। हमने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन 2 मिनट तक किसी ने कोई दरवाज़ा नहीं खोला। तभी दरवाज़ा खुला और अंदर से वही बूढ़ा आदमी निकला और उसने कहा, क्या आपको पता नहीं है कि आम लोगों को परेशान करना और वो भी रात के वक्त एक जुर्म है, और पुलिस वाला होकर आपको जुर्म करते हुए शर्म नहीं आती? और फिर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, अरे दद्दू साइड हो जाइए, ज़रा हमें भी देखने दीजिए आप कितने बड़े साइंटिस्ट हैं। ये कहकर मैं और मेरा कांस्टेबल अंदर घुस गए, लेकिन हमें एक काफ़ी गंदी और अजीब बदबू आ रही थी, जैसे पता नहीं वो बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था अंदर। और मैंने अपने कांस्टेबल से कहा, क्या मुझे ही या तुम्हें भी काफ़ी भयानक बदबू आ रही है? और फिर मेरे कांस्टेबल ने नाक पकड़ते हुए कहा, सर मुझे भी आ रही है, अच्छी, मुझसे संभला नहीं जा रहा। और मैंने और मेरे कांस्टेबल ने अपनी नाक को बंद करके इधर उधर देखा, अपनी सांस रोककर इधर उधर देखा। और फिर मेरे कांस्टेबल ने कहा, सर जो भी है ये बेसमेंट से आ रही है। और मैंने अपने कांस्टेबल से कहा, चलो जैसे तैसे, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम दोनों नीचे गए तो हमने जो देखा उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। हमने नीचे जाकर देखा तो एक बिल्ली का कटा हुआ सर रखा हुआ था और उस बिल्ली के सर को उस बूढ़े आदमी ने एक कुत्ते के शरीर से जोड़ रखा था और उसके बेसमेंट में खून ही खून और मांस ही मांस बिखरा पड़ा था। और उसे देखने के बाद मेरी और मेरे कांस्टेबल की हालत ख़राब हो गई। तभी पीछे से उस बूढ़े आदमी ने हम पर हमला कर दिया, लेकिन समय रहते मेरे कांस्टेबल ने उस बूढ़े आदमी के पैर पे गोली मार दी, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर गया। हमने वहाँ पूरी फोर्स को मंगाया और फिर उस बूढ़े आदमी को अरेस्ट किया, लेकिन हमने जो देखा था उसे देखने के बाद हमारा दिल दहल चुका था। हम उल्टी पे उल्टी करे जा रहे थे और काफ़ी देर बाद हम ठीक हो पाए और हमने उस बूढ़े आदमी से पूछताछ शुरू करी। तो बताइए जेरेमी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? हाँ, क्योंकि अब झूठ वगैरह कुछ बोलने से फ़ायदा तो है नहीं। आपकी घिनौनी हरकतें देखकर मेरे ख्याल से
जब तक आप मर नहीं जाते तब तक तो जेल में ही सड़ेंगे, इसलिए चुपचाप से बता दीजिए, वरना एक बात पता है, आप हो सकता है कि 10-15 साल और जिए, लेकिन जिएंगे तो जेल में ही। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको गोली मार दूं और कह दूं कि आपने मुझे मारने की कोशिश करी और बीच बचाव में आपको गोली लग गई? मान जाएंगे ना? हाँ मान जाएंगे। कांस्टेबल, क्या मैं सही कह रहा हूँ? और फिर कांस्टेबल ने कहा, जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे ही मैंने ये बात कही तब उस बूढ़े आदमी के पसीने छूटने लगे और उस बूढ़े आदमी ने कहा, देखो देखो, मुझे मारना मत, मुझे मारना मत, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैं काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं इंसानों की मदद कैसे कर सकूँ और उनकी उम्र को कैसे लंबी कर सकूँ, और म्यूटेशन ही इसका एक रास्ता है। मैं अलग अलग जीवों को मिक्स करके ऐसे जीव बना रहा हूँ जो कि अमर हो, अमर। और मैं समझ गया कि इसकी बातों का कोई सर पैर नहीं है, ये पूरी तरह से पागल हो चुका है। और मैंने गुस्से में कहा, जेरेमी के बारे में बता, सिर्फ जेरेमी के बारे में। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, ओह जेरेमी, जेरेमी, हाँ मेरा पोता था, जेरेमी मेरा पोता था। और फिर क्या हुआ? अरे बड़ा बीमार रहता था, तो मुझे लगा कि उसका इलाज करना चाहिए। मेरा पोता है, मैं उसका दादा हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है। तो मैंने क्या किया, उसके शरीर में इंजेक्शन से चूहे का और बिल्ली का और कुत्ते का खून मिक्स कर दिया। लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गया। लेकिन पता नहीं बाद में खबर आई उसने अपने माता पिता को मारकर उनका मांस खा लिया और उसके बाद वो गायब हो गया। अब मैं क्या करूं इसके अंदर? मेरी गलती थोड़ी, मैंने तो उसे बचाया। और उस बूढ़े आदमी की ये सारी बातें सुन के मेरे होश उड़ गए और मैं समझ गया था कि अब इसका जिंदा रहना सिर्फ एक मुसीबत है। उसे जल्दी से फांसी की ही सज़ा होगी। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया था। उसके दादा ने उसके साथ म्यूटेशन किया और वो एक ऐसा क्रिएचर बन गया जिसके अंदर चूहे की ताकत थी, लेकिन वो एक नरभक्षी था। वो जंगल के नीचे सुरंग बनाकर रहता था। लेकिन अब जैसे भी करके मुझे उस जेरेमी को पकड़ना था। मैं रात के वक्त अपनी गन लेके उसे जंगल में पहुंचा, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे अकेला देखकर मुझ पर हमला ज़रूर करेगा। काफ़ी ज़्यादा खतरा था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं उस जंगल में भटक रहा था, खासकर उस इलाके में जहाँ वो सुरंग थी। तभी वही हुआ जो मैं जानता था और उसने मुझे अंदर खींचना शुरू कर दिया और मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया और उसने मुझे ज़मीन के अंदर खींच लिया। काफ़ी ज़्यादा मुझे चोट आई और मैं बेहोश सा हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने एक आवाज़ सुनी। और जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो वही बच्चा मुंह में किसी कुत्ते का पैर चबा रहा था और उसे देखकर मुझे घिन आने लगी। उसके अंदर से काफ़ी भयानक बास आ रही थी और उसने मुझे देखते हुए कहा, ऑफिसर, पुलिस वाले हो तुम? पुलिस वाला? मेरा फेवरेट काम। बचपन में पता है, मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनना चाहता था, लेकिन मेरे दादा ने मेरे अंदर पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद पुलिस वाला तो नहीं बन पाया। ये घिनौना जानवर बन गया। मेरे को भूख लगती थी
मेरे मम्मी पापा मुझे खाना देते थे, लेकिन मुझे खाना पसंद नहीं आता था। धीरे धीरे दिन बीते तो मैं ऐसा बनने लगा। मेरे मम्मी पापा मुझसे गेन करने लगे, उन्हें मुझसे गेन आने लगी, चलने लगे, वो मुझसे दूर रहने लगे, वो मुझे देखकर उल्टियां करने लगी। और अपने ही माँ बाप अगर आपको देखकर उल्टियां करे तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। मुझे काफी भूख लगती थी, तो मैंने क्या किया, अपने ही माँ बाप को खा गया और भाग गया वहां से। तब से इसी जंगल में भटक रहा हूं। मेरा खड़ूस दादा भी मर गया, उसे मैं अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन उसकी मौत पता नहीं कैसे हो गई। और फिर मैंने कहा, क्या तुम्हारे दादा की मौत हो गई? और फिर उसने कहा, हाँ हो गई, मर गया बुढ़ा। मेरा तो मन करता था उसको चीर के रख दूं। मेरी जिंदगी ऐसी कर दी उसने। मेरी जिंदगी, मुझे पुलिस वाला बनना था, मुझे पुलिस वाला बनना था। मेरी क्या गलती थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा घिनौना जानवर क्यों बना दिया गया। और फिर मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा सुनो ज़रा, शांत हो जाओ, रो मत। मैं समझ गया कि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ तुम्हारे दादा की मौत नहीं हुई है, वो हैवान अभी भी ज़िंदा है। और जैसे ही उसने ये बात सुनी तब उसने मुझे देखा और उसने मुझे देखते हुए कहा, क्या वो जिंदा है? लेकिन मुझे तो पता चला था वो मर गया। मुझे तो पता चला था वो मर गया है? और फिर मैंने उस बच्चे से कहा, नहीं वो नहीं मरा है, मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया है और तुम कहो तो मैं उसे तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे ही उस इंसान को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है और जो उसने तुम्हारे साथ किया है उसका बदला तुम्हें ज़रूर मिलना चाहिए। और जैसे ही उस बच्चे ने ये बात सुनी तब वो और भी फूट फूट कर रोने लगा और उसने पिंजरा खोल दिया और उसने मुझसे कहा, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। आपने और मैं उस रिमी के दादा को उसी जंगल के पास लेकर आया और उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, मुझे यहाँ क्यों लेकर आया, मुझे यहाँ क्यों लाया है? हाँ अच्छा, यहाँ जानवर पकड़ेंगे, हाँ, और उनको साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई नया जानवर बनाएंगे, है ना? तभी उस बूढ़े आदमी को उस बच्चे ने यानी कि जेरेमी ने ज़मीन के अंदर खींच लिया और मैं भी उस सुरंग के अंदर पहुंचा और मेरी आंखों के सामने ही उस जेरेमी ने अपने दादा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मैं वहाँ से जाने लगा। और मैंने जाते हुए कहा, मेरा तुम्हारे ऊपर एहसान है, अब किसी भी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। तभी उस बच्चे ने मुझसे कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी को ना मारूं, ऐसा मुझसे नहीं होगा। मैं खाऊंगा क्या, मेरे पास खाना क्या बचेगा? और तभी मैंने उस बच्चे से कहा, देखो मैंने तुम्हें तुम्हारा बदला लेने में मदद की। और तभी वो बच्चा मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, अंकल, अगर मौका मिला ना तो पुलिस वाला जरूर बनूंगा आपकी तरह। इस जन्म में तो नहीं बन पाया, लेकिन अगले जन्म में जरूर बनूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मुक्ति दे दी। ये कहकर उस बच्चे ने मेरे हाथ में जो बंदूक थी वो मुझसे छीन ली और अपने ही
दिमाग में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मुझे काफ़ी बुरा लगा उस बच्चे के लिए, और फिर मैं उस सुरंग से बाहर निकला और मैंने खुद ही अपने हाथों से उस सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया।